अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते ही हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और कभी-कभी ये कुछ ना कुछ थोड़ा-सा ज़्यादा भी हो जाता है। यानी कि वैसे तो हमारे दरमियान स्टेटमेंट्स तो वैसे भी चलती रहती हैं, हम भारत को कुछ कहते रहते हैं, भारत हमें कुछ कहता रहता है। कभी कहते हैं 4 टुकड़े कर देंगे, कभी कहते हैं घुसके मारेंगे और कभी-कभी बोलते-बोलते घुसके मार के भी निकल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी इसी किस्म की बातें होती ही रहती हैं और देखिए कि एक दिन हम भी ग़ज़वा हिंद शायद कर ही डालें। लेकिन बहरहाल अभी रिसेंटली जो क्लैशेस चले, उसके बाद जी दोनों तरफ से जब सीज़फायर हुआ तो एक बार फिर जो है वो बातचीत का या कह लीजिए कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक बार फिर ज़्यादा हो गई और दोनों तरफ से कोई ना कोई बात की जा रही थी। पाकिस्तान ने कहा कि जी हमने 4 जहाज़ गिरा दिए, फिर कहा 5 गिरा दिए, फिर हमने कहा 6 गिरा दिए शायद। हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमारी काउंटिंग वैसे ही खराब है। आपको पता है ना कि जैसे आईएमएफ वाले जो हैं इसीलिए हमें $7 बिलियन का बोलकर और एक-एक करके देते हैं। इसलिए कि उनको पता है कि अगर एक साथ इनको $7 बिलियन दे दिए तो इनसे तो काउंट ही नहीं किए जाएँगे। ये कभी 4 बोलेंगे, कभी 5 बोलेंगे, कभी कहेंगे 7 लेने के बाद बोलेंगे आपने तो 5 दिए थे। तो इसलिए जो है मुझे लगता है आईएमएफ वाले भी जो है वो हमारा इतना भरोसा नहीं करते, नहीं हमारे मैथ्स का इतना भरोसा नहीं करते, हमारी काउंटिंग का इतना भरोसा नहीं करते। इसीलिए शायद वो लोग जो है हमें पैसा एक-एक करके यानी कि 1-1 बिलियन करके देते हैं। 7 बिलियन वरना कोई इतनी बड़ी रकम नहीं होती। आपको पता है 7 बिलियन नथिंग, इट्स पीनट्स। तो लेकिन बात सारी ये कि वो पीनट्स हम उन्हीं के लिए है ना जिनके पास पैसा है। हमारे लिए तो बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन फिर भी वो हमें एक-एक करके देते हैं ताकि हम आराम से काउंट कर सकें, आराम से ले सकें। मतलब कभी 1.2, कभी 1.5, कभी 1.6 ऐसे करके वो जो है पाकिस्तान को पेमेंट करते हैं और यही हाल वर्ल्ड बैंक का है। सऊदी अरेबिया हमें $3 बिलियन से ऊपर देता नहीं है और जो यूएई है वो 1 या 2 बिलियन से ऊपर नहीं जाता। न जाने लोगों को ये क्यों लगता है कि हमें जो है वो गिनती 3 या 4 के बाद आती नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि यही हाल हमारा जो है वो जब भारत के साथ हमारा टाकरा हुआ और भारत के साथ हमने जो है वो एक सो कॉल्ड वॉर जिसको कि मैं झड़पें कहती हूँ और मेरे सारे पाकिस्तानी दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि भाई जंग हुई थी हमारी, तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो? तो ज़ाहिर है कि उनको खुश करने के लिए मैं कहती हूँ, हाँ, हाँ, जंग हुई थी वाक़ई में, ये जंग ही होती है। लेकिन ख़ैर, जो भी था वो जी वो 4 दिन का था और उसके बाद जो है वो हमारे यहाँ से कहा गया कभी 1 जहाज़ गिरा दिया, कभी 2 गिरा दिए, फिर 4 गिरा दिए। प्राइम मिनिस्टर ने 6 गिराए, आर्मी चीफ जो अब फील्ड मार्शल भी बन चुके हैं, उन्होंने जी उनकी तरफ से या डीजीआईएसपीआर की तरफ से कहा गया कि 5 गिरे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है ज़ाहिर है कि वो तमाम लोगों के हेड होते हैं, तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने 6 गिरा दिए और आपको तो पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर जब कह देते हैं तो वो फिर खुद की भी नहीं सुनते, वैसे उनकी वजह से कोई और भी नहीं सुनता, लेकिन ये अलग बात है कि वो खुद भी नहीं सुनते अपनी। तो जी उन्होंने कह दिया कि 6 गिरा दिए। अब वो सिलसिला चलता जा रहा था यानी कि जो झड़पें या जो अटैक्स जो थे वो तो 2 दिन में खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद जो बातें हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज तक चल रही हैं। दोनों कंट्रीज में एक दूसरे के ऊपर इल्जामात, दोनों कंट्रीज में एक दूसरे के लिए बातें वो तो चल ही रही हैं साथ। तो उससे पहले आपको पता है कि मोदी जी जो हैं, मोदी जी के अपने ही काम होते हैं। मोदी जी न जाने क्या सोच के और क्या बात करके अपने लोगों से जो है वो एक्शन करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा कि चलो भाई यूट्यूब चैनल्स बंद कर दो, तो उसमें सबसे पहला नंबर मेरा आ गया। फिर उन्होंने कहा चलो ट्विटर भी बंद कर दो, उसमें भी सबसे पहले ट्विटर मेरा बंद हो गया। 2 दिन पहले मेरे घर में पानी नहीं आ रहा था, मुझे लगा शायद मोदी जी ने पानी भी बंद कर दिया और सबसे पहले कहा बिस्मिल्लाह इसी से करो, इधर से ही स्टार्ट लो, इसके घर से ही स्टार्ट होना चाहिए पानी बंद होना। वो तो अच्छा हुआ कि बाद में मुझे बिल्डिंग की मैनेजमेंट ने बताया कि जी मोटर जल गई थी और मोटर अब ठीक हो जाएगी, तो 2 दिन के बाद पानी आ गया, वरना मुझे तो लग रहा था कि मोदी जी ने ये पानी बंद करने का सिलसिला भी मेरे ही घर से शुरू करना है। लेकिन बहरहाल अब हुआ ये है कि जी दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स चल रही हैं और वो चल ही रही थी कि इस बीच में जो पाकिस्तान तो मुसलसल कह रहा था कि देखिए जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कई बार कहा कि जी जो कि हमेशा से हम बचपन से सुनते आए हैं जी 65 की वॉर पे, उससे पहले की वॉर में 71 में हर जंग जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई है उसमें जो टेक्स्ट बुक्स हैं पाकिस्तान की, जो हिस्ट्री की बुक्स हैं या के पाकिस्तान स्टडीज, ये वो बुक है जो किसी पाकिस्तानी को कभी नहीं पढ़नी चाहिए और लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबको पढ़नी पड़ती है। पाकिस्तान स्टडीज में हमने वो कारनामे कर रखे हैं और उस पाकिस्तान स्टडीज की बुक्स में हमारे पास बहुत से गैस के, ऑयल के और पेट्रोल के, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे पास से नहीं निकल आई हैं और हम बहुत जल्दी अमेरिका की इकोनॉमी को पीछे छोड़ने वाले हैं। उसके साथ साथ
जो है वो पाकिस्तान स्टडीज की बुक्स में सारी जंगें भी हमने जीत रखी थी। तो जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जी हम भारत को जो है ना वो मजा चखा देंगे अगर भारत ने हमारी तरफ जरा भी मैली आंख से देखा। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि मोदी जी ने कहा है किसी को टिश्यू पेपर का बॉक्स ले आओ, आगे साफ करके देखना है पाकिस्तान को। लेकिन उसके साथ साथ जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये भी कहना है कि जी हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। और जी उसके बाद उन्होंने ये भी फरमाया है कि जी अब जो भी अटैक होगा, यानी कि पाकिस्तान में नहीं या हिंदुस्तान में नहीं, मैं बात कर रही हूँ बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान का आपको पता ही है, बलूचिस्तान में जो है वो एक तरह से गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ही बेबस हो गई है और बीएलए के अटैक अलग चल रहे हैं, बाकी लोगों का अलग मसला चल रहा है, प्रोटेस्ट अलग चल रहे हैं। कभी हम सुनते हैं कि पूरा शहर जो है कब्जा कर लिया, कभी सुनते पुलिस चौकी पे कब्जा कर लिया, कभी यहाँ पे बम फट गया तो कभी वहां पे बम फूट गया तो कभी क्या हो गया, ये सब कुछ चल ही रहा है। और इस बीच में शहबाज शरीफ साहब का कहना ये कि अब बलूचिस्तान में जो भी होगा, किसी भी तरह का अटैक होगा, चाहे किसी ने भी किया हो, हम उसका नाम रखेंगे। पहले तो रखा था ना फितना उल ख्वारिज, आपको पता है ना, ये टीटीपी का नाम रखा गया था। इतनी मुश्किलों से मैंने फितना अल ख्वारिज नाम याद किया, तो पता नहीं हम लोग ये अरबी के इतने मुश्किल मुश्किल नाम क्यों रखते हैं, कोई आसान सा नाम भी तो रखा जा सकता है। लेकिन खैर फितना उल ख्वारिज जो थे वो बड़ी मुश्किल से मुझे याद हुआ, तो अब भी फितना उल हिंदुस्तान, जी हाँ, नाम से ही जाहिर है कि हिंदुस्तान का मामला है। तो जी अब कहा यह गया है कि बलूचिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में किसी जगह भी कोई हंगामा होगा, कोई अटैक होगा, कोई बम फूटेगा, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आएगा, तो उसको नाम दिया जाएगा फितना उल हिंदुस्तान। नहीं नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही दिमाग के लोग हैं। आप मतलब अजीब बात कर रहे हैं आप लोग, मतलब आपको क्या लग रहा है हम बावले हो गए जो हम इस तरह के नाम रख रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये असल में बताने का तरीका है कि जी जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जी हिंदुस्तान करा रहा है। ये बात हम पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक बता रहे हैं, और उस बीच में हम जो कुछ कर रहे हैं वो हम नहीं बता रहे। लेकिन खैर बात ये हुई है कि जी अब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, तो जैसे मैंने आपसे कहा, जब वो कह देते हैं तो वो खुद की भी नहीं सुनते और उनकी कोई और भी नहीं सुनता। लेकिन खैर एक अलग बात है वो। मगर बात सारी ये कि जी अब कहा ये गया है कि जी अब पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में और किसी जगह भी कोई भी जरा सा भी कोई अटैक हुआ, हंगामा हुआ, कुछ हुआ, तो उसका नाम होगा फितना उल हिंदुस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ये कि लोग समझेंगे कि ओ ये तो हिंदुस्तान कर रहा है ना, यहाँ तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। नहीं 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 नहीं, बलूचिस्तान में तो कोई मिसिंग पर्सन्स का इशू नहीं है। बलूचिस्तान में तो डॉक्टर मारंग बलोच कुछ भी नहीं कह रही हैं, और ना ही वहाँ के लोग जो हैं वो नाराज हैं पाकिस्तान से, ना ही वहाँ के लोग कह रहे हैं हमारे लोगों को लेकर आओ जो मिसिंग पर्सन है, ना ही वो ये कह रहे हैं कि हमारे मिनरल्स और दूसरी चीजें जो बलूचिस्तान से निकलती हैं वो आप चाइना को क्यों बेच रहे हैं, या वो आप उठाकर पंजाब और दूसरे इलाकों में क्यों ले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। वो ये भी नहीं कह रहे कि जी हम इतने गरीब क्यों हैं, बाकी की कंट्री इतनी अमीर क्यों है, या फिर कह लीजिए कि पंजाब और बाकी जो मेन सिटीज हैं वहीं पर पैसा क्यों है, बाकी बलूचिस्तान के हालात इतने खराब क्यों हैं, वहां पे गुर्बत क्यों है, वहां एजुकेशन क्यों नहीं। मतलब ये सारी चीजें वो नहीं कह रहे। ये तमाम का तमाम किया हुआ है रा की साजिश। आप लोग समझते हैं ना रा की साजिश, और आपको पहले भी पता है कि रा साजिश करती रही है। और इसी वजह से अब क्योंकि लोग बार बार भूल जाते हैं हमारे लोग, और कुछ और सोचने लग जाते हैं, इसलिए उनको बार बार याद दिलाने के लिए ये रखा गया नाम फितना उल हिंदुस्तान के। चाहे वहां पर कुछ भी हो जाए तो उसका, चाहे कोई लोकल कोई उठकर कर दे, कोई किसी और कंट्री के किसी और हिस्से से आके बोल दे कुछ, तो बात ये होगी कि जो कुछ भी हो रहा है जी ये फितना उल हिंदुस्तान यानी कि हिंदुस्तान कर रहा है। और ये फितना तो आपको पता है, पहले इन्होंने इमरान खान का नाम भी फितना रखा हुआ है, यानी फितना से मतलब जो गड़बड़ करता है ना उसको कहते हैं। अब पता नहीं उर्दू का वर्ड है कि हिंदी का वर्ड है कि अरबिक का वर्ड है, ये आप लोगों को खुद पता लगाना है, और जब पता लग जाए तो मुझे भी बता दिएगा। लेकिन खैर मैं ये आपको बता रही थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है बहुत नाराजगी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि जी हम भारत को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान स्टडीज की बुक में जी हर जंग जो हमने भारत के साथ लड़ी, चाहे वो 65 की हो, चाहे उससे पहले या उसके बाद, या 71 या जितनी, सब में एक लाइन जरूर लिखी है, और वो ये कि जी बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में अटैक कर दिया। एकदम मुझे समझ नहीं आती कि ये रात के अंधेरे में क्यों अटैक करते हैं। वैसे बाकी सारी बुक में मानती हूँ कि कुछ गलत सलत लिखा है, लेकिन एक बात तो सही है, और ये बात तो मोदी जी ने भी साबित की है। और वो ऐसे कि रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे यार क्यों आप लोग जो है वो स्ट्राइक कर रहे थे, या क्यों आप लोग आकर अटैक कर रहे थे? मतलब सुबह नहीं होती क्या? सुबह 6 बजे, 7 बजे, जैसे मैंने पहले भी कहा है, चाय वाय पी के, पराठा शराठा खा के फिर आना चाहिए।
और फिर रहना चाहिए। आपको पता नहीं हम लोग सो रहे होते हैं, लेकिन नहीं, जैसे आप लोग पहले करते रहे, पहले तो हालांकि मोदी जी की गवर्नमेंट थी भी नहीं, मोदी जी की गवर्नमेंट तो अभी आई है, लेकिन इसके बावजूद रात के अंधेरे में जो है वो अटैक किया गया। और इस बार भी यही हुआ है कि रात के अंधेरे में अटैक किया गया, और खैर हम लोग उसके बाद कहते रहे एक जहाज गिरा, दो गिरे, ये गिरा वो गिरा, लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हाँ, कुछ लोग जरूर ट्विटर के ऊपर कह रहे थे कि ऐसे ही बोल रहे हैं ये वो, लेकिन अब जी उनके यहाँ से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान साहब जो हैं, ये जिनका मैं आपको फोटो भी दिखा रही हूँ, बड़े अच्छे आदमी है और बड़े अच्छे उनका इंटरव्यू है, और शक्ल से इंतहाई जिसे कहते हैं ना शराफत टपकती है इनके चेहरे से, और पता लगता है कि अपनी सैलरी में ही गुजारा कर रहे हैं। लेकिन बात सारी है कि जी उन्होंने कहा है कि जी हाँ जी जो कह लीजिए जो फाइटर जेट थे वो गिरे हैं, और जब पूछा गया जी कितने गिरे हैं तो उस पर उन्होंने कहा कि जी नंबर पे नहीं जाना, हमने ये देखना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर वजह क्या बनी कि ये एयरक्राफ्ट जो है ये गिरे। ये बात की है अनिल चौहान साहब ने, जनरल अनिल चौहान साहब ने, और उसके बाद जी वो कुछ लोग तो भारत से उनके पीछे पड़ गए हाथ झाड़ के कि जी उन्होंने ऐसा इंटरव्यू क्यों दे दिया, उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, उन्होंने ये क्यों मान लिया कि ऐसा हुआ है। और पाकिस्तान में तो आप समझते ही कि हमारे यहाँ तो जी बल्ले बल्ले हो रही है, हमारे यहाँ तो कहा जा रहा है देखा जी मान गए, देखा जी हमने एयरक्राफ्ट गिराए थे, और वो उनके जो कह लीजिए जो आर्मी के हैं वो खुद ही मान गए, तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, और यकीनन हमें जश्न मनाना चाहिए, और हम बिल्कुल डिजर्व करते हैं कि हम जश्न मनाएं कि हमने भारत के फाइटर जेट गिरा दिए थे, भारत के ड्रोन जो थे वो गिरा दिए थे, तो उस पे जो है वो लोग मान गए हैं। लेकिन बात सारी ये है कि वो तो मान गए, हम कब मानेंगे? क्या हम अपनी पाकिस्तानी स्टडीज की बुक्स को ठीक करेंगे? क्या हम बताएंगे कि 65 की वॉर कौन जीता था? क्या हम बताएंगे कि कारगिल में हम डेड बॉडीज क्यों नहीं ले रहे थे अपने सोल्जर्स की? क्या हम बताएंगे कि 71 में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम ये तमाम बातें मानने को तैयार हैं? और अगर हम ये बातें मानने को तैयार नहीं है तो हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी दूसरे के ऊपर बात करें। सच बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, झूठ बोलना बहुत आसान काम है, कोई भी बोल लेता है, इसीलिए अक्सर लोग बोलते हैं। और सच बोलना जो है, सच को कबूलना जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है, वो भी ऐसे वक्त में जब आपकी किसी दूसरी कंट्री के साथ लड़ाई हुई हो, किसी दूसरी कंट्री के साथ आपके जंग कह लीजिए या अटैक कह लीजिए एक दूसरे के ऊपर हुए हो, और उस अटैक में आपका नुकसान हुआ हो और आप ये बता दें कि हाँ जी हमारा नुकसान हुआ है। मेरा ख्याल है कि वैसे तो आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का ज़माना है, ऐसा हो नहीं सकता, बहुत कोई आसान काम नहीं है कि आप अपने नुकसान को छुपा सकें। लेकिन हाँ, फिर भी लोग छुपा लेते हैं। लेकिन इससे पहले जो जंगें हुई हैं जिसमें इंटरनेट नहीं था या सोशल मीडिया नहीं था, या कह लीजिए रिपोर्टिंग जो है वो इतनी तेजी के साथ नहीं हो पाती थी, तब जरूर बातें छुपा ली गई, और हमने कारगिल की वॉर तक में सुना पढ़ा देखा कि जो डेड बॉडीज थी हमारे लोगों की, हमारे सोल्जर्स की, उनको जी नहीं माना गया, कह दिया गया कि जी ये तो कोई जिहादी थे, ये तो कोई मिलिटेंट्स थे, ये तो हमारे लोग ही नहीं थे। और वहां पे भारत में जो फौज थी, भारत की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने उन लोगों को जो है वो दफनाया इस्लामिक तरीके से, या जो भी एक तरीका होता है किसी फौजी को मरने के बाद दफनाने का, वो किया गया। उसके साथ साथ कर्नल शेर खान, जिनके बारे में हमें बड़ा बताया जाता है कि जी 9 मई को इमरान खान के लोगों ने उनका स्टेचू तोड़ दिया लाहौर में, और ये कर दिया वो कर दिया, उनकी डेड बॉडी को भी हम छोड़कर भाग आए थे। और उसके बाद इंडियन सोल्जर जी थे जिन्होंने एक पर्ची लिखकर और उनकी जेब में रखी थी, और ये बताया था कि ये बहुत बहादुरी से लड़े, और इस वजह से हम लोगों ने मजबूरी में उनको लिया। उसके बाद उनको जाहिर है कि मेडल या कह लीजिए कि उनको टाइटल वगैरह भी जो है निशान हैदर का और कई चीजें जो है उनके बारे में कही गई और दी गई, वरना हम तो हमेशा से छोड़कर भाग जाने वालों में से हैं। तो अब अगर ये हम मान जाएं कि जी भारत की तरफ से उनके जो एयरफोर्स के चीफ हैं उन्होंने मान लिया है कि जी उनके जहाज जो थे या उनके ड्रोन्स जो थे वो पाकिस्तान ने गिरा दिए, तो क्या पाकिस्तान की अब ये ड्यूटी या पाकिस्तान की अब ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अब आप भी बताइए कि आपका कहाँ कहाँ क्या नुकसान हुआ? उन्होंने जो अटैक किए थे, क्या वो मौलाना मसूद अजहर के लोगों के ऊपर नहीं थे? क्या मौलाना मसूद अजहर के लोग नहीं मारे गए?
کیا یہاں پر ٹیرر کیمپس نہیں ہیں؟ کیا یہاں پر ٹیرر کیمپس کو کیا ہم سپورٹ نہیں کرتے جو ٹیررسٹ یہاں پر ہیں؟ حافظ سعید، مسعود اظہر، لکھوی اور کئی دوسرے نام. اسامہ بن لادن کو بھی امریکہ نے جس طریقے سے لے جا کر مارا ہے وہ سبھی کے سامنے ہے. یہ اور بات ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور کو 10 سال ہم ماموں بناتے رہے اور وہ 10 سال تک اس کو ڈھونڈتے رہے اور ان کو پتہ نہیں لگا. اس کے بعد کہا یہی جاتا ہے کہ ہمارے بھائی لوگ میں سے ایک صاحب ہے، ان کے اکثر فوٹو ووٹو آتا رہتا ہے، ان کا سوشل میڈیا پہ فوٹو نام ڈیٹیلز آتی رہتی ہیں، جو اب شاید کینیڈا میں یا امریکہ میں رہتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے بڑی لمبی چوڑی ڈالر کی رقم لے کر اور پھر بتا دیا تھا کہ جی یہ تو ایپٹا بعد میں بیٹھا ہوا آلو کے پراٹھے کھا رہا ہے. تو وہاں پہ جا کر انہوں نے پھر اس کو ٹارگٹ کیا، لیکن ہم نے خود تو نہیں بتایا. تو اس طرح کے لوگوں کو ہم پناہ کیوں دیتے ہیں؟ عمران خان کی بات اگر ہم کریں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے، اور عمران خان صاحب وہی ہیں جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر اسامہ بن لادن کو شہید بتایا تھا. عمران خان کو ایک زمانے میں لوگ طالبان خان بھی کہا کرتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ کچھ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں ان کے لوگ کہ جی آپ طالبان خان کیوں عمران خان کو کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہ عمران خان نے لا کے طالبان کو یا کہہ لیجیے ٹی ٹی پی والوں کو پاکستان میں بسانے کی بھی کوشش کی تھی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسامہ بن لادن کو عمران خان جو ہے وہ شہید بتا رہے تھے. یہ بات صرف عمران خان کی نہیں ہے. اگر آپ جو بڑے بڑے ہمارے پولیٹیشنز ہیں، ہمارے جو فورسز کے لوگ ہیں، جو بڑی بڑی پوسٹ پر ہیں، اگر آپ ان سے ان کے خیالات پوچھیں اور وہ سچ سچ آپ کو بتائیں کہ ان کے دل میں کیا ہے، تو آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح کے لوگوں کو، چاہے وہ حافظ سعید ہو، چاہے مسعود اظہر ہو، چاہے اسامہ بن لادن، یا کوئی بھی ایسے لوگ جن کو دنیا جو ہے وہ ٹیررسٹ مانتی ہے، ان کو یہ لوگ اپنے لیے بہت بڑا ہیرو مانتے ہیں. یہ بات خیر ہم نے پہلے بھی کی ہے، لیکن بات ساری پھر وہی آ جاتی ہے کہ اس وقت ہمارے ٹی وی چینل پر 2 دن سے ہنگامہ ہے اور بار بار بتایا جا رہا ہے کہ دیکھا جی ہم نے جہاز گرا دیے اور ہم نے فائٹر جیٹ گرا دیے بھارت کے. اب دیکھیے کہ بھارت کے جو کہہ لیجیے ایئر فورس کے جو چیف ہیں وہ تک یہ بات مان گئے. تو آپ کو بھی تو یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ پاکستان کے لوگوں سے کہہ رہی ہوں، پاکستان کے بھائی لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ عزت ان کی ہوتی ہے جو اگر کسی طرف سے اٹیک ہو جائے تو وہ جہاز گرائیں، گورنمنٹ گرانے سے عزت نہیں ہوتی. لیکن آپ نے ساری زندگی صرف گورنمنٹس گرائی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اس کے بعد ہسٹری کے بکس میں آپ اپنے آپ کو ہیرو بتاتے ہیں. ابھی ایک صاحب کل میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جی زمینی لڑائی تو ہوئی نہیں ہوتا، جسے کہتے ہیں نا زمین پہ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرے، دی وہ ادھر سے آ گئے وہ ادھر سے آ گئے. وہ جو بتایا جاتا ہے 71 اور 65 کی وار میں کہ جی لاہور میں اندر تک جو ہے بھارت کی فوج آ گئی تھی، اور اس کے بعد ہمارے لوگ جو تھے وہ ظاہر سو رہے تھے. تو مجھے پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ آدھی رات کو کیوں آتے ہیں انڈیا والے. بھائی آپ لوگوں کو نیکسٹ ٹائم پلیز 8-9 بجے سے پہلے مت آئیے گا، ٹھیک ہے نا. تو مودی جی، خاص طور پہ مودی جی کے لیے یہ میسج ہے کہ مودی جی 8-9 بجے سے پہلے پلیز کوئی اٹیک مت کیے گا. لیکن بہرحال ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ جی رات کے اندھیرے میں آگے، اور ابھی بھی یہی کہتے ہیں. تو ہمارے وہ جو پی ٹی آئی کے صاحب ہیں ان کے بارے میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی زمینی لڑائی تو ہوئی نہیں ہے تو پھر فیلڈ مارشل کیوں بن گئے. ارے ان کی مرضی، وہ بادشاہ سلامت بن جائیں، وہ فیلڈ مارشل بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، آپ لوگوں کو کیا؟ آپ لوگوں سے تھوڑی کچھ مانگا ہے. وہ جو بیج یا وہ جو ہم لوگ لگاتے ہیں نا، جو کیا بولتے ہیں اس کو، میڈلز، تو وہ میڈلز جو لگائے جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی بھارت کے لوگ اس کے لیے کیوں پریشان رہتے ہیں کہ بھئی یہ میڈل کس چیز کے ہیں. تو بھائی میڈلز جو ہوتے ہیں نا، وہ میرے ایک دوست نے بتایا. اچھا مزے کی بات یہ بھی میرے ایک انڈین فرینڈ نے مجھے بتایا. مجھے کہنے لگا کہ میڈل صرف جنگ جیتنے کے لیے نہیں ہوتے، میڈل اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے ہوتے ہیں. تو اب مجھے اس کی بات کا بھروسہ ہے، وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ میڈل صرف جنگ جیتنے کے لیے نہیں ہوتے. جو ہمارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا، ہم جب ٹاک شوز میں بھی جایا کرتے ہیں انڈین ٹی وی کے، تو وہاں بھی پوچھتے ہیں کہ یہ میڈل کیوں لگاتے ہیں، جنگ تو کوئی جیتی نہیں. تو بھائی میڈل اور بھی بہت سی چیزوں کے ہوتے ہیں. تو اگر میں آپ لوگوں کو اپنے اس کا نمبر دے دوں گی، اس سے پوچھ لیے گا، اس کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ بہرحال پاکستان اور ہندوستان میں ایک بار پھر ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ جی ہم نے جہاز گرائے تھے اور دیکھیے جی وہ مان گئے ہیں. لیکن میں پھر وہی کہوں گی کہ وہ تو مان گئے ہیں، ہم کب مانیں گے کہ ہم نے 71 اور 65 میں کیا کیا؟ ہم کب مانیں گے جو ہمارے یہاں گڑبڑ ہوتی ہے؟ ہم کب مانیں گے کہ جو ہم نے انمول رتن بٹھا کے رکھے ہیں وہ کوئی راہ کی سازش نہیں ہے؟
تو یہ چیزیں جب ہم بھی مان جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے کنٹری بھی پروگریس کر جائے گی اور ترقی کر جائے گی. اور یہاں پہ یقیناً میں ان لوگوں کو افسوس کروں گی جو ہندوستان سے خاص طور پہ بیچارے جو ایئر چیف ہے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ایسے کیسے کہہ دیا, ایسے انٹرویو میں کیسے بات کر دی. تو جی بات ساری یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ایسی باتیں چھپائی نہیں جاتی, نہ ہی چھپانی چاہیے. اور انہوں نے جو بات کی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام گڑبڑ کیوں ہوئی یا یہ جہاز کیسے گر گئے یا گر گیا جو بھی, تو میرا خیال ہے کہ وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اور پاکستان کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کسی وار میں یا کسی جھگڑے میں یا کسی جگہ پر اگر آپ کی شکست ہوتی ہے تو آپ ان چیزوں کے اوپر غور کریں کہ آپ کی شکست کیوں ہوئی ہے. اور اس وقت آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھارت نے آپ کے اوپر اٹیک کیوں کیا. جس دن آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے کہ جی بھارت آپ کے اوپر, جیسے اس نے کہا کہ نہ وہ آپ کے سویلینز پہ اٹیک کر رہے ہیں نہ آپ کے ملٹری فورسز پہ اٹیک کر رہے ہیں, وہ یہاں پہ ٹیررسٹ جو آپ نے بٹھا کے رکھے ہیں ان پہ اٹیک کر رہے ہیں. یہ بات جس دن آپ جتنی جلدی آپ مان جائیں گے, جتنی جلدی ان باتوں کے اوپر آپ کام کریں گے اور ان لوگوں کو اپنی کنٹری میں خود پکڑ کے سزا دیں گے, اتنی جلدی آپ کی تمام نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ آپ کے ریلیشنز جو ہے وہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے. امن ہوگا تو یقیناً اکانومی بھی ٹھیک ہوگی, امن ہوگا تو یقیناً آپ کو ایجوکیشن اور باقی چیزوں کے اوپر بھی دھیان دینے کا ٹائم ملے گا. اور یہ امن تبھی ہوگا جب ہم کسی دوسری کنٹری میں امن رہنے دیں گے. اگر ہم یہاں پہ ان جہادیوں کو یا ان انمول رتن جو ہے ان کو ہم پالتے رہیں گے اور یہ کرتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے بھیا ادھر جا کے پھٹ جاؤ, تو جب تک یہ چلتا رہے گا تب تک پاکستان میں کوئی بھی بدلاؤ یا کوئی بھی چینج یا کوئی بھی بیٹر طریقے سے پاکستان پروگریس کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. یہ بات سمجھنے کی ہے. جن لوگوں کو برا لگا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے تو وہ یقیناً میری ویڈیو جو ہے وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے اور اپنے کان بند کر کے دیکھ سکتے ہیں, اس لیے کہ سننا کوئی ضروری نہیں ہے. خیر میں یہاں سے چلتی ہوں اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو.